ओम 5 मई 2020 की इस प्रातःकालीन योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिदिन की भांति आइए मंत्रोपचार के साथ, ओमकार के उच्चारण के साथ आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और ओम का उच्चारण करने के लिए, जैसा कि मैं प्रतिदिन बता रही हूँ, अ, उ और म इन 3 अक्षरों से मिलकर बनता है ये ओम शब्द। ओम का उच्चारण हमें करना है। अ और उ अर्थात जन्म लेने के साथ जो हमारा पालन प्रारंभ हो जाता है और अनवरत चलता रहता है, अ और उ को मिलाते हुए ओ का उच्चारण लंबे समय के लिए करेंगे और म का उच्चारण क्षण भर के लिए करेंगे। आइए 3 बार उच्चारण करते हैं। मेरुदंड बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। आइए प्राणायामों का अभ्यास हम प्रारंभ करेंगे। प्राणायामों के अभ्यास से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हम ये ओमकार का मनन करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, यह इसलिए करते हैं ताकि मन हमारा योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाए, मन की एकाग्रता बढ़ जाए। गायत्री, हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे ब्रेन की एक एक सेल को वाइब्रेट कर देता है और मंत्र का जब उच्चारण करते हैं नाद में, तो हमारे चारों तरफ के जो सूक्ष्म परमाणु तंत्र है, छोटे छोटे जो कण है, वो उनमें ऊर्जा प्रवाहित होती है और उसका हमारे ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम अभ्यास करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालिए। श्वासों को रोकना नहीं है, पूरा ध्यान श्वास को भीतर की ओर लेने पर और श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। लगातार अभ्यास करेंगे
जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। कहने का तात्पर्य है श्वास को तेजी से नहीं छोड़ना है। प्रत्येक व्यक्ति के श्वास को भीतर की ओर लेकर रोकने की क्षमता अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को 2.5 सेकंड का समय लेने में लगता है, 2.5 सेकंड का समय छोड़ने में लगता है, कुछ को 5 सेकंड का समय लगता है। ये हमारे लंग्स की ऑक्सीजन को रिटेन करने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। यदि हमें अस्थमा है, यदि हमारे साइनस की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, या भी हमें श्वास एलर्जी है, तो हमारी ये कैपेसिटी कम होने लगती है। और यकीन मानिए भस्त्रिका प्राणायाम का लगातार अभ्यास करने से हमारी ये कैपेसिटी, लंग्स की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को रिटेन करने की, वो बढ़ जाती है। और जब हमारे लंग्स की ऑक्सीजन रिटेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो शरीर में प्रॉपर सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड के माध्यम से शरीर के एक एक सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पूरी सप्लाई मिल पाती है। और यही ऑक्सीजन हमारे सेल्स का भोजन है, जिससे वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यदि हमारे इस एक एक कोशिका को, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वह ऊर्जा पैदा नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे मर जाएगा, डिजेनरेशन होने लगेगा, और उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इतना उपयोगी है कि आपको प्रतिदिन उसका नियमित अभ्यास जरूर करना चाहिए। और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा सुचारू रूप से काम करेगा, हमारे लंग्स को पूरी ऊर्जा मिलेगी, तो फिर हमारी शरीर की संजीवनी शक्ति जागृत होने लगेगी। फिर छोटे मोटे रोग जो मौसम के बदलने से हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं, उनका कोई दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या आवश्यकता है? विधि पूर्वक और नियमित प्राणायाम का अभ्यास करने की। आप लगातार अभ्यास कर रहे हैं, लगातार अभ्यास करते रहना है। पूरा गहरा श्वास भरा, पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकाला। मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास करना है। जो लोग कई वर्षों से नियमित अभ्यास करते आ रहे हैं, वे लोग तीव्र गति से इस प्रकार भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए जो लोग नए साधक हैं, जिन्हें हृदय रोग की शिकायत है, वे लोग अगर मध्यम गति से भी अभ्यास करेंगे तो उन्हें प्राणायाम का पूरा फायदा मिलेगा। इसलिए इस तीव्र गति से सभी को अभ्यास नहीं करना है, इसका ध्यान रखें। कई बार हम देखते हुए उसी गति से अभ्यास करने लग जाते हैं। हम यह नहीं देखते हमारे हार्ट की क्या पोजीशन है, हमारे बीपी की क्या पोजीशन है, हमारे शरीर की उतनी क्षमता है या नहीं कि इतनी लगातार ऑक्सीजन को वो उसके झटके को, उसके तीव्र गति को वह सहन कर सके। इसलिए कई बार देखकर हम गलत अभ्यास करने लग जाते हैं। तो प्लीज़ इसको पूरा ध्यान रखिए कि सेफर साइड रहते हुए मध्यम गति व मध्यम शक्ति का प्रयोग करें। तीव्र गति से अगर अभ्यास करना है तो कई वर्षों से जो अभ्यास करते आ रहे हैं, अभ्यस्त हैं, वे ही कर सकते हैं, या फिर अपने गुरु के किसी की सानिध्य में रहते हुए अभ्यास करें तो बेहतर होगा। लगातार हमें 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। आप करते रहिए। बीच बीच में मैं आपको जो मुझे उचित जान पड़ता है आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, वह मैं आपसे चर्चा करती रहती हूँ। कमर बिल्कुल सीधी, मेरुदंड, गर्दन, सिर ये एक रेखा में रहते हुए बिल्कुल सीधा रहेंगे। और केवल प्राणायाम के समय ही नहीं, पूरे दिन जब भी आप बैठे आपके मेरुदंड हमेशा सीधे रखिए। इस प्रकार झुककर बैठकर अभ्यास बिल्कुल नहीं करें। झुककर बैठकर अभ्यास करने से आपकी कमर पर विपरीत प्रभाव तो पड़ता है, कमर में तो दर्द होने ही लगता है, साथ ही साथ
जो हमारे लंग्स बलून की भांति गुब्बारे की तरह यहाँ पर स्थित है, उसका अपर और लोअर पार्ट दब जाता है। अपर और लोअर पार्ट के दबने से जो वहाँ पर स्थित 5 करोड़ 30 लाख छोटे छोटे छिद्र हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो दब जाते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई लंग्स को पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती। जब हम सीधे बैठकर पूरा गहरा श्वास करते हैं तो लंग्स के एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचने लगती है और वहाँ पर जो मल विकार जमा हो जाते हैं वे धीरे धीरे शरीर से निष्कासित होते हैं और परिणाम स्वरूप हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, निरोग हो जाता है। मन पर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी सारी बाहर निकल जाती है। तो तन चंगा मन चंगा, और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और मन के हारे जीत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो आइए तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए हम प्राणायाम का नियमित अभ्यास अवश्य करें। विश्राम करते समय भी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। और अगली क्रिया, अगला प्राणायाम कपालभाति। कपालभाति हमारे जो हमारा ये मिडिल पोर्शन है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है शरीर के। आमाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, इतने प्रमुख अंग हैं। यदि इनमें से एक भी अंग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो हमारा पूरा ये 6 फीट का शरीर डगमगाने लग जाता है। तो इस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक करने के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत उपयोगी है। महिलाओं के लिए तो इससे उपयोगी प्राणायाम हो ही नहीं सकता। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं कि कपालभाति के नियमित अभ्यास से महिलाओं के प्रजनन तंत्र संबंधी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम संबंधी सारी अनियमितताएं, सारी पीड़ाएं दूर होती हैं। पीरियड्स के टाइम, अनियमित माहवारी के टाइम जिन्हें पीड़ा होती है, परेशानी होती है, नियमित अभ्यास हम कपालभाति का करते हैं तो धीरे धीरे हमारी वह पीड़ा समाप्त होती है। लेकिन माहवारी के दौरान, पीरियड्स के दौरान इसका अभ्यास हमें नहीं करना है। तो आइए लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए पेट हमारा स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। पूरा ध्यान श्वास को बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस ओर कोई ध्यान नहीं देना। पूरा ध्यान श्वास को लगातार बाहर की ओर छोड़ने पर रहेगा। पूरे भाव के साथ, पूरे ध्यान के साथ लगातार अभ्यास करेंगे। मन में ऐसा भाव रखें कि प्रत्येक श्वास को बाहर की ओर निकालते समय मेरे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर की ओर निकल रही है। और जब शरीर की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है तो मन बिल्कुल विचार शून्य हो जाता है। बिल्कुल प्योर जो हमारा सोल है वह पोजीशन हमारी आ जाती है। इसलिए लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन में ओमकार का मनन करते हुए अभ्यास करते रहें। लगातार कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे चेहरे का ओज बढ़ जाता है, चेहरे पर कांति की प्राप्ति होती है। लगातार अभ्यास से पेट जब अंदर में बाहर आता है और जाता है, ये मंथन होता है पेट का, इससे हमारे पैनक्रियाज पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। पैनक्रियाज जब एक्टिवेट होते हैं तो डायबिटीज़ में हमें फ़ायदा मिलता है। इसलिए लगातार कपालभाति का अभ्यास प्रतिदिन 10 मिनट जरूर करें। डायबिटीज़ के पेशेंट इसे 15 मिनट तक करें। जिन्हें कोई क्रोनिकल डिजीज़ है, जिन्हें
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की परेशानी रहती है, डिप्रेशन में जो रहते हैं वे लोग आधा घंटे तक भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जिनका वजन बहुत ज़्यादा है वे लोग भी आधा घंटे तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जो साधक नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं वे लोग 10 मिनट प्रतिदिन इसका अभ्यास अवश्य करें। लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते रहें। कपालभाति का आप लगातार अभ्यास करते जाएं। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि आज की यंग जनरेशन को या फिर कुछ लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि प्राणायाम के अभ्यास से जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग चल नहीं सकते, जो लोग रिगरस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए प्राणायाम जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि चाहे वेट लिफ्टर्स हों, चाहे जिम में जाने वाले हों, चाहे एरोबिक्स करने वाले हों, सभी के लिए क्या सबसे ज़रूरी होता है? श्वास पर नियंत्रण करना। आपने देखा होगा जब वेट लिफ्टर्स वेट को उठाते हैं, रॉड को यहाँ पर रखते जब उठाते हैं तो श्वास को भरकर उठाते हैं, क्योंकि जब श्वास को वो भीतर की ओर भरकर नहीं रखेंगे तो वो वेट को उठा नहीं सकते। उठाएंगे तो आपके शरीर के किसी न किसी अंग पर, कंधों पर, हाथों पर या कमर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही एरोबिक्स हम करते हैं तो श्वास प्रश्वास की क्रिया लगातार तेज होती है। जब श्वास प्रश्वास की क्रिया लगातार तेज होती है तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बॉडी के अंदर। और जब एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो एक्स्ट्रा फैट जो होता है उससे शरीर ऑक्सीजन को प्राप्त करता है और इसीलिए एक्स्ट्रा फैट धीरे धीरे शरीर से कम होने लग जाता है। सेम स्थिति हमारे इन प्राणायाम की है। प्राणायाम में हम क्या कर रहे हैं? श्वासों पर नियंत्रण कर रहे हैं। कभी हम लेकर रोकते हैं, कभी हम लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकाल रहे हैं, कभी हम दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। ये अलग अलग क्रियाएं हैं श्वासों पर नियंत्रण करने की। और जब आपके श्वास पर आपका नियंत्रण रहेगा तो जिंदगी में किसी परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे वह तन की परेशानी हो, चाहे मन की परेशानी हो। बॉडी, माइंड और सोल तीनों का जो यूनिटी है वह योग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। प्राणायाम उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। तो लगातार कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास जब हम करते हैं तो हमारे पेट लगातार अंदर की ओर जाता है, बाहर की ओर आता है, अंदर की ओर जाता है। तो पेट पर जिनके एक्स्ट्रा फैट जमा हो रहा है वह कम होता है, वेट जिनका बढ़ा हुआ है वह कम होता है, और जिनका वेट कम होता है वह बढ़ जाता है। जो काम आपकी एक्सरसाइज नहीं कर सकती, एरोबिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि एरोबिक्स से वेट आपका कम होगा। एक नया शगुफा चला है पावर योग, हॉट योग। भयंकर गर्मी के अंदर आपके शरीर से पसीना निकालते हुए आपको बहुत
बहुत ही अधिक संख्या में सूर्य नमस्कार कराए जाते हैं, विशेष आसन कराए जाते हैं, ताकि शरीर से आपका खूब पसीना निकले और आपका वेट कम हो। लेकिन उसका नेगेटिव प्रभाव भी बॉडी पर पड़ता है। और इसके लिए यदि हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो सारी प्रतिक्रियाएं, वो सारे लाभ आपको इससे भी मिल जाएंगे। और कुछ अंगों पर जिन पर अगर आपको लगता है इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हम योगासन का अभ्यास करते हैं। योगासन के अभ्यास से शरीर के एक एक अंग पर खिंचाव आता है, शरीर के एक एक अंग का फैलाव होता है और हमारी मांसपेशियां लचीली बनती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आइए, कपालभाति प्राणायाम का हमने लगातार अभ्यास किया। विश्राम करेंगे। विश्राम करते समय भी आंखें कोमलता से बंद रखेंगे और मेरुदंड को हमेशा सीधा रख के बैठेंगे। अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम को करने के लिए वात, पित्त और कफ संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए इनका संतुलन बनाए रखता है ये बाह्य प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोक दीजिए। त्रिबंध और महाबंध की स्थिति हम बाह्य प्राणायाम में लगाते हैं। सबसे पहले मूल बंध लगाएंगे, अपनी गुदाद्वार को, एनस को ऊपर खींच कर रखें। उड्डयन बंध के लिए पेट को जितना अंदर की ओर कर सकते हैं उतना अंदर की ओर करेंगे। जलंधर बंध के लिए ठुड्डी को कंठ से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखना है। जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हैं, बाहर की ओर निकाल कर रोका है, जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकें। चेहरे को सामने की ओर करें और जलंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद को खोल देंगे। 3 बार इस बाह्य प्राणायाम का हमें अभ्यास करना है। जिन्हें हृदय रोग की शिकायत है, जिन्हें हाई बीपी की शिकायत है, वे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। श्वासों को रोकने वाली कोई भी क्रिया उनको नहीं करनी है। दो बार और अभ्यास करेंगे। पूरा गहरा श्वास भरें, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक दीजिए। यथाशक्ति रुकते हुए मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद लगाएं। श्वास को भीतर की ओर भरते हुए बंधों को खोल देंगे। एक बार और अभ्यास करें। जितना आप पेट को अंदर करेंगे, आपकी मांसपेशियां, पेट की मसल्स उतनी ही रिलैक्स होंगी और यहाँ का उतना ही, मतलब आपका जो पेट है यहाँ का, ये सॉफ्ट हो जाएगा। और जिनका बहुत ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ है वे लोग इसके बाद अग्निसार की क्रिया 3-4 बार करें। लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोकते हुए, यथाशक्ति रोकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाना है, पेट का मंथन करना है। लगातार जब पेट को आगे पीछे हिलाएंगे तो धीरे धीरे फैट कम होने लगेगा और आपका उड्डयन बंद बहुत अच्छे प्रकार से लगने लगेगा। तो आइए अग्निसार की क्रिया का अभ्यास करते हैं। अग्निसार की क्रिया के बाद अभ्यास करेंगे शरीर को मजबूत बनाने के लिए, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, थायराइड से संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए, गले की नस नाड़ियों में आए अवरोध को दूर करके, जो जिन्हें खर्राटे आते हैं उन्हें दूर करने के लिए उज्जाई प्राणायाम।
लंबी हिचकी, लंबे खर्राटे की आवाज के साथ श्वास को भीतर की ओर भरना है। ठुड्डी को कंठकुप से लगाते हुए श्वास को रोकना है। फिर दाईं नासिका को बंद करके बाएं से श्वास को छोड़ना है। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें श्वास को रोकने संबंधी मैंने निर्देश दिए हैं, वे लोग जलंधर बंद नहीं लगाएंगे। अभ्यास करेंगे। बहुत आहिस्ता से श्वास को छोड़ना है, तेजी के साथ नहीं छोड़ना है। 2 बार और अभ्यास करेंगे। लंबी हिचकी, लंबे खर्राटे की आवाज के साथ श्वास को भीतर की ओर भरना है। उज्जाई प्राणायाम का हमने अभ्यास किया। आइए बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई, तो अब थोड़ा सा पैरों की यौगिक क्रियाएं करेंगे ताकि हमारे पैर थोड़े से क्रियाशील बने। कई बार जो नए साधक होते हैं, लगातार अभ्यास करते करते किसी किसी के पैर सो जाते हैं, किसी के पैरों में परेशानी आने लगती है। कुछ लोग अधिक देर तक सुखासन की स्थिति में नहीं बैठ पाते हैं, तो बीच में वे पैरों को इस प्रकार खोलकर इन्हें सक्रिय कर सकते हैं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें, दाएं बाएं हिला लीजिए। सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं जैसे कि मैं आप प्रतिदिन बताती हूँ, हमारे एक एक जोड़ के लिए, जॉइंट के लिए बहुत उपयोगी रहती है। इस प्रकार पैरों को दाएं बाएं हिलाया। इतना हिलाते ही जिनके पैर सोते हैं वो ठीक हो जाएंगे। ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, और इनको करने से आपको छोटी छोटी क्रियाएं लगती हैं, लेकिन इनको करते रहने से हमारे शरीर की जॉइंट्स की जो एक्टिविटी है वो सही रहती है। जिस भी जॉइंट की हम एक्सरसाइज लगातार करते रहेंगे उसकी मजबूती बढ़ जाती है। तो ये सबसे पहले पैर की अंगुलियों को इस प्रकार आगे पीछे हिलाएंगे। एंकल जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करने के लिए पंजे को सामने की तरफ खींचिए। देखिए इसका प्रभाव आपके एंकल जॉइंट्स पे भी पड़ रहा है और आपके घुटनों पर भी पड़ रहा है। फिर श्वास को भरते हुए दोनों पंजों का रुख अपने शरीर की तरफ कीजिए। फिर सामने की ओर करेंगे। लगातार अभ्यास करेंगे। तीसरा अभ्यास है हमारा 4 5 6। ये पैर को गोलाकार घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज, 2 3 4 5 6। अब विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5
बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाएं। यदि धीरे धीरे आराम से घुमाएंगे तो एक एक मसल पैर की आपकी जॉइंट के साथ साथ सक्रिय बन जाएगी। और जब हमारी मसल्स, हमारी जॉइंट सक्रिय रहेंगे तो उनका जो कार्य करने की क्षमता है वह बढ़ जाएगी। अगली क्रिया, दोनों पैरों को पिंडलियों के लिए, पैर को घुटने से ऊपर उठाएंगे और तेजी के साथ धरती से लगाएंगे। ये हमारी पिंडलियों के लिए बहुत उपयोगी क्रिया है। पिंडलियों में कई बार जकड़न सी आने लग जाती है, बायटे बहुत आते हैं, बहुत उपयोगी। जिन्हें बायटे ज़्यादा आते हैं, थोड़ा सा पानी की मात्रा शरीर पे बढ़ा दीजिए। पानी प्रतिदिन उचित मात्रा में जरूर पीना चाहिए। इसके बाद अगला अभ्यास हमारे घुटनों के लिए। दोनों घुटनों को नीचे की तरफ दबाएं, श्वास को भीतर की ओर रोक के रखें, 10 तक गिनती गिरे और ढीला छोड़ दीजिए। देखिए, दोनों घुटनों को नीचे की ओर इस प्रकार दबाना है जैसे कि आपके घुटनों के नीचे कोई वस्तु रखी हो और आप उसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। नीचे की ओर श्वास को भरिए, नीचे की ओर दबाइए और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास को छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए। फिर से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़ दीजिए। फिर से अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़ दीजिए। जिनके घुटनों में दर्द है वे लोग घुटने के नीचे कोई छोटा तकिया या कोई रोल की हुई चीज, टॉवल को रोल करके नीचे रखते हुए इस क्रिया का अभ्यास करें तो उसका और भी फायदा मिलता है। घुटने के लिए ही आइए अगला अभ्यास हम करते हैं। दोनों हाथों को घुटने के नीचे लाएंगे, श्वास को भरते हुए पैर को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, फिर पैर को ऊपर, फिर नीचे। पैर को गोलाकार घुमाएंगे, केवल घुटने से घुमाना है विपरीत दिशा में। दूसरे पैर से भी करेंगे, ऊपर नीचे। इसे गोल घुमाएंगे, दूसरी तरफ से। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। हाफ बटरफ्लाई, घुटने को ऊपर लाएं, नीचे ले जाएं। उठा लीजिए पैर को और झूमते हुए हास्यासन के साथ पैर को दाईं तरफ ले जाएंगे, फिर बाईं तरफ ले जाएंगे, फिर दाईं तरफ। इसका प्रभाव हमारी जो थाइस पर एक्स्ट्रा फैट है उस पर पड़ता है। जो यहाँ पर काफ़ी मोटापा हो जाता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ये जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं इनकी सक्रियता बढ़ती है और जो हमारे हिप जॉइंट्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। दूसरे पैर से करेंगे। पहले पंजे को गोलाकार सीधा और उल्टा घुमाएं, हाफ बटरफ्लाई, और फिर से हास्यासन के साथ।
बटरफ्लाई करेंगे। दोनों तल पैरों को मिला लीजिए, घुटने को ऊपर नीचे करते हुए तितली आसन। आइए अगला प्राणायाम हम अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से लंबा गहरा श्वास लीजिए, बाएं से लिया फिर दाएं से छोड़ा, फिर वापस राइट नोस्ट्रिल से ही इनहेल करें, लेफ्ट से वापस एक्सहेल कर दीजिए। लगातार इस क्रिया का अभ्यास करते रहेंगे। शरीर में स्थित 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों का शोधन कर देता है यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरा ध्यान श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। वात संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए, पित्त संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए, कफ संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी है अनुलोम विलोम प्राणायाम। लगातार 10 मिनट हम इसका अभ्यास करते हैं। प्राणों के साथ लयबद्ध होते जाएं। जैसे जैसे हमारे प्राण चलते हैं वैसे वैसे हमारा मन भी चलने लगता है। प्राणों के रुकने से हमारा मन भी स्वतः ही रुक जाता है, अर्थात हमारा मन एकाग्र हो जाता है। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। श्वासों के साथ लगातार चलते रहे, चलते रहे। कोई थकान नहीं, कोई विश्राम नहीं। मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है, डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाती है, शरीर में एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होने लगता है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। डिप्रेशन के रोगी लगातार विचारों का मंथन चलता रहता है, दिमाग में इतना प्रेशर डाल देते हैं दिमाग पर, सोचते रहते हैं, कुछ होता नहीं है और हम सोचते रहते हैं। इतना प्रेशर इस दिमाग पर हम सारे दिन डाल कर रखते हैं, तो ये जब बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पर पड़ता है तो ये इसका सक्रियता डावाडोल होने लगती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से जब इस मस्तिष्क में अंदर विचार नहीं रहते, श्वासों के साथ लयबद्ध होते हैं, तो हमारे विचार खत्म होने लगते हैं। जब इस मस्तिष्क में विचार नहीं रहते, उल्टे सीधे विचार नहीं रहते, तो ये हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। माइंड की सक्रियता को बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम कोई मुकाबला नहीं है इन प्राणायाम का। विश्व की कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जो प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर, मतलब विश्व की ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को सक्रिय कर सके। हम एरोबिक्स करते हैं, हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, हम जिम जाते हैं, इन सब के अंदर हमारा
बॉडी जो है वो स्वस्थ रह सकती है, हमारी बॉडी सुडौल बन सकती है, लेकिन हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पर उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ पाता। लेकिन जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे हार्मोन्स पर, हमारे जीन्स पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जब आपके जीन्स स्वस्थ होने लगेंगे तो जो हेरिडिटी डिजीज जनरेशन टू जनरेशन जा रही हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का हम लगातार अभ्यास कर रहे थे। विश्राम। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर जैसी ओम की ध्वनि हम निकालते हैं, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम। और भंवरे जैसी स्मरण शक्ति हो जाती है, सब बहुत ही तीव्र स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी। बच्चों को हम नियमित भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराते हैं तो उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है। तो आइए, दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को बंद करेंगे, तर्जनी को ललाट पर, मध्यमा को हाथ आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखिए, शेष अंगुलियां मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, मुंह को बंद रखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए ओम की ध्वनि निकालनी है। उद्गीत प्राणायाम।
शांत चित्त मन से अपने ध्यान को अपने श्वासों पर लगा दीजिए। कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं। अपने ध्यान को अपने इष्ट देव में लगाते हुए जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियों से अपनी दोनों आंखों को ढक लीजिए। आंखों को कोमलता से खोलते हुए प्रार्थना बोलिए, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। प्राणायामों का अभ्यास हमने किया और प्राणायाम के अभ्यास के बाद कुछ हाथों की सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करें। उससे पहले पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए। पहले पैरों को दाएं बाएं हिला लीजिए, फिर पैरों को मिला लेंगे। पेट के बड़े मोटापे को कम करने के लिए, नितंब के मोटापे को कम करने के लिए बहुत उपयोगी, पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी, हाथों को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी चक्की चालन आसन, महिलाओं के लिए सर्वोत्तम क्रिया जो हमारे शरीर के एक पार्ट को सक्रिय करती है। जो लोग खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जंपिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वे लोग अगर चक्की चलाने वाली क्रिया करते हैं तो बार बार इस क्रिया से आपका जो मिडिल पोर्शन के अंदर जो फैट जमा हो जाता है वह कम किया जा सकता है। दोनों हाथों का ग्रिप बना लीजिए। श्वास को छोड़ते वक्त सामने की ओर झुकते हुए दोनों हाथ से दोनों पैर स्पर्श करेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। जिनकी कमर में दर्द है वे लोग आगे की ओर नहीं झुकें। जिनके पेट में दर्द है, हर्निया की शिकायत है, वे लोग पीछे की ओर नहीं झुकेंगे। बाकी लोग अभ्यास करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अगला अभ्यास, दोनों हाथ सामने की तरफ, एक हाथ सामने की तरफ रहेगा, दूसरा हाथ पूरा पीछे की तरफ जाएगा। फिर जैसे पहले मक्खन निकाला करते थे वही क्रिया करनी है। पूरा कंधों का, कमर का इस प्रकार से मूवमेंट होगा। इस मूवमेंट से आपके जो पार्श्व भाग के अंदर जो फैट जमा हो जाता है, मोटापा आने लगता है, वह दूर होगा। भुजाएं आपकी शक्तिशाली बन जाएगी, कंधों की जकड़न दूर होगी। बीस बार कम से कम करना है। इसको हम एक और प्रकार से कर सकते हैं, पैरों के मूवमेंट के साथ। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का अंगूठा पकड़िए और
पंजे को अपनी तरफ खींचिए। दूसरे पैर का जो पंजा है वो सामने की तरफ विपरीत दिशा में खींचिए। पीछे हाथ की तरफ देखिए, दूसरी तरफ से इस क्रिया से आपके घुटनों के अंदर भी मूवमेंट होता है, तो आपकी कपाली की जो मसल्स हैं वो मजबूत बनने लग जाती हैं। इसके बाद अगला अभ्यास हमारे पार्श्व भाग के लिए ही, दोनों हाथ सिर के पीछे। श्वास को भरेंगे, दाईं तरफ अपने शरीर को मोड़ दीजिए। 1 2, श्वास को छोड़ते वापस। 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। शरीर को दाईं तरफ मोड़ते हुए धरती को स्पर्श करेंगे, पीछे की ओर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। पेट का मंथन हो गया इसके अंदर। इसी स्थिति में दंडासन बोलते हैं इसे। दंडासन की स्थिति में ही गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। श्वास को बढ़ते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। 1 2 3 4। 1 2 3 4। श्वास को भरते हुए ऊपर। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। आइए, गर्दन के लिए बहुत उपयोगी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में सिर को घुमाना है। आराम से घुमाइए। गर्दन की एक एक मांसपेशी, एक एक मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, यहाँ पर आए हुए खिंचाव को दूर करने के लिए, गर्दन में जिनकी दर्द रहता है उनके लिए, सर्वाइकल की परेशानी जिन्हें रहती है उनके लिए। लेकिन जिन्हें जिस वक्त दर्द है उस वक्त आगे की ओर नहीं झुकाना है। बाकी लगातार हम इसका अभ्यास करते रहते हैं। दिन में जब भी आपको थकान होती है, गर्दन को जरूर आप रोटेट जरूर कर लिया कीजिए, ताकि मांसपेशियों में तनाव नहीं आए। लगातार काम करने से आपकी मसल्स में जो तनाव आता है वो धीरे धीरे पेन बढ़ने लगता है। और हम रोज अगर इस सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते रहते हैं, बीच बीच में लगातार गर्दन को हम गोल घुमाते रहते हैं, तो यहाँ की मांसपेशियां तनती नहीं है, उनमें खिंचाव नहीं आता और रिलैक्स रहती हैं। 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा जब दर्द रहता है तो पहले क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, फिर क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। इस तरह से गर्दन को आप लगातार रोटेट करते रहेंगे तो मसल्स आपके रिलैक्स रहेंगे। दोनों हाथों से एक दूसरे की ग्रिप पकड़ लीजिए। दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेकर आएंगे। श्वास को भरते हुए कोहनियों को दाईं तरफ ले जाएं, पूरा खींच दीजिए। अब शरीर आपका नहीं झुकेगा, शरीर आपका सीधा रहेगा।
पूरा खिंचाव आपके यहाँ पर आएगा, कंधों पर आएगा। श्वास को छोड़ते वापस लेफ्ट साइड से, दोनों तरफ से एक बार और करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं हैं। सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं जो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। तो कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए, रिस्ट को मजबूत बनाने के लिए, भुजाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। दोनों हाथों की अंगुलियों को कंधों पे लाएं, कोहनियों को मिला लीजिए। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5, ऑपोजिट साइड से। 1 2 3 4 5। आइए, इसके बाद हम अभ्यास करते हैं वक्रासन। बायां पैर सीधा रखिए, दाएं पैर को मोड़ लीजिए। जो घुटना ऊपर की तरफ है, अर्थात राइट हमारा नी ऊपर की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड को घुटने के ऊपर से लगाते हुए या तो घुटना पकड़ लीजिए या पैर के साइड में लाके रख दीजिए। दूसरा हाथ पीछे की तरफ रखिए और पीछे की तरफ आप देखिए। पूरा दबाव आपके पेट पर पड़ रहा है, पैनक्रियास पर पड़ रहा है, प्रोस्टेट पर पड़ रहा है। इनसे संबंधित जो परेशानियां हैं उसमें लाभ मिलता है। हाथों पैरों की स्थिति को बदलते हुए यह वक्रासन। इसके बाद अंतिम आसन हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए पहले बाएं पैर को मोड़ लीजिए, दायां पैर सामने की ओर। दोनों स्थिति में आपको बता देती हूँ, पहले आगे की तरफ से, फिर पीछे की तरफ से। देखिए, ध्यान इसमें ये रखना है, घुटने पर घुटने की पोजीशन जो है आपके गाय के मुख की भांति हो जाती है, इसलिए गोमुख आसन नाम दिया गया है। जो घुटना ऊपर है वह हाथ ऊपर की तरफ से पीछे जाएगा, जो घुटना नीचे है वो हाथ नीचे के पीछे की तरफ जाएगा। अब दोनों हाथों को इस प्रकार पकड़ लेना है। देखिए, सामने किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को स्थिर कीजिए। इस क्रिया से आपके फेफड़ों में खिंचाव आ रहा है, लंग्स में आपके एक्सपेंशन हो रहा है। और जब हमारे लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो हम उसमें और ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करा सकते हैं। मतलब जब जो चीज़ जितनी एक्सपेंड होगी उसमें उतना ही स्थान बढ़ जाएगा दूसरी चीज़ को ग्रहण करने के लिए। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देता है। इसलिए जो एस्थमेटिक है, जिन्हें श्वास संबंधी रेस्पिरेटरी डिजीज है, उनके लिए यह गोमुख आसन बहुत लाभ करता है। ये दूसरी दिशा में करते हैं। अब मैं बैक साइड से आपको करके दिखाता हूँ। का गोमुख आसन बहुत उपयोगी आज के परिप्रेक्ष्य में। तो आइए, इसके बाद हम अभ्यास करते हैं। मन को शांत करने के लिए ताली बजाएंगे। एक्यूप्रेशर, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है और ये पंच तत्व हमारे इन अंगुलियों में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ताली बजाते हुए अपने एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को सक्रिय करना है, उस पर दबाव डालना है।
आज हमने प्राणायाम का अभ्यास किया, कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं का अभ्यास किया। इनके लगातार अभ्यास से न केवल आप अपने बॉडी को फिजिकली फिट रख सकते हैं, बल्कि आपका मन जो है वह भी स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने का मतलब उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी शेष नहीं रहती है। जब हमारे मन की नेगेटिविटी हट जाती है तो फिर किसी प्रकार का कोई बुरा भाव हमारे भीतर नहीं आता है। तो बॉडी, माइंड और सोल को स्वस्थ रखने के लिए, आरोग्य प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी है ये योग अभ्यास। एक संक्षिप्त सी प्रार्थना हम बोलेंगे जो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने, कभी थकते नहीं है ये घोड़े, तूने सूरज के रथ से जो जोड़े। कभी थकते नहीं है ये घोड़े, तूने सूरज के रथ से जो जोड़े। रजनी बिहाने चला, रजनी बिहाने चला, चांद दूल्हा बना। रजनी बिहाने चला, चांद दूल्हा बना, साथ चंद्रमा के तारों की बारात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने, कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। कैसी प्रभु तूने। ओम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः, शांतिर्वनस्पतयः, शांतिर्विश्वे देवाः, शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति। ओम। मेरे प्रभु से प्रार्थना कि आपका दिन इसी प्रकार मंगलमय, प्रसन्नता के साथ बीते। आइए आज के आनंद की जय, इस जयकार के साथ हम अपने आज के इस सत्र को विराम देते हैं। ओम, प्रणाम, नमस्कार।